तो गाइस, मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं आईआईटी जोधपुर में बीएस इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का। तो फिलहाल मैं बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पर, जियो पॉलिटिक्स पर, हिस्ट्री पर, साइंस पर और क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये सारी चीज़ें खैर टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। लेकिन फिलॉसफी और एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी मैं मतलब सब पढ़ता हूँ। तो मेरे पास करीब 250 से 300 बुक्स जो हैं वो मेरे पास ई बुक्स हैं, और करीब 110-15 बुक्स मेरे पास ऑफलाइन है। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ट्रेडिंग वगैरह, इस तरह की बुक्स सारी आ जाती हैं। और 10-12 घंटे मैं रोज़ मतलब रीडिंग पे स्पेंड करता हूँ। तो फिलहाल मैं पढ़ रहा था द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी बाय निकोलो मैकियावेली। ये एक स्ट्रेटजिस्ट थे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे अपने ज़माने में। जैसे हम चाणक्य की बात करते हैं या फिर हम सुन त्ज़ू की बात करते हैं, तो ये सब किंग्स के यहाँ पर जनरल्स हुआ करते थे या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे जो किंग्स को हेल्प करते थे उनके रूल को रिजिड बनाने के लिए, और उनके जो रूल है वो उनका जो एम्पायर है वो बना रहे और लॉन्ग लास्टिंग हो। इसमें वो जिस भी तरह से हेल्प कर सकते थे, एनालाइज करते थे सिचुएशंस को, एनिमीज़ की वीकनेसेस को, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो निकोलो मैकियावेली की मेरे पास और भी बुक हैं। द प्रिंस है, जिसमें काफ़ी चीज़ें जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह पर हैं कि एक प्रिंस जो या जो किंग है उसको कैसे, किस तरह से, किस जगह पर क्या व्यवहार करना चाहिए, या फिर किसी एनिमी को कैसे हराना है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो ये सब पढ़ के थोड़ा सा दिमाग खुलता है, तो इसलिए मैं ये सब पढ़ता हूँ। तो फिलहाल हम बात करते हैं एक सिचुएशन की कि रोम जो था, रोम एक रिपब्लिक था। ठीक है, और वो काफ़ी साल चला। आप ये कह लो कि 350-400 साल जो है वो स्टेबल रहा था अपने ज़माने में। ठीक है, ये जो टाइमलाइन है ये शुरू होती है 509 बीसी से 133 बीसी तक। ठीक है, और इनका जो मॉडल था वो था एक्सपेंशनिस्ट। तो एक्सपेंशनिस्ट मॉडल क्या होते हैं, ये अलग अलग जो आसपास जो नेबरिंग एम्पायर्स होते हैं, इनको ये जाके डिफीट करते हैं और इसके बाद ये उनकी पावर को ग्रैब करते हैं और अपना रूल वहाँ पर चलाते हैं। तो आज की भी डेट में बहुत सारे ऐसे एम्पायर्स हैं, हमने सुने होंगे। जैसे हमने नेपोलियन का एम्पायर सुना है। ठीक है, या फिर हमने चंगेज़ खान का, चंगेज़ खान भी कहते हैं उन्हें, तो उसका एम्पायर सुना है हमने। ठीक है, जिन्होंने एक जगह पे फतेह करा, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड वो जाने लगे। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर कह लो, 70% ऑफ द प्लानट उनके हाथ में था एक टाइम पर। तो ये कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं, या फिर जो एक्सपेंशनिस्ट मॉडल होता है उनका ये वो होता है, मेन स्ट्रेटजी होती है कि भाई नेबरिंग एम्पायर्स को भी ग्रैब करना है और पावर जो है थ्रू आउट द ग्लोब उनको एक्सपेंड करनी है। तो रोम के ऊपर बात करेंगे, हम स्पार्टा के ऊपर बात करेंगे, और हम वेनिस के ऊपर बात करेंगे। ये तीनों अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स थी। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के रिपब्लिक्स थे। ठीक है, और ये काफ़ी सालों स्टेबल रहे। इनमें से कुछ 1100 साल स्टेबल रहे। तो वो किस वजह से रहे, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उनका डाउनफॉल हुआ, इस चीज़ को एनालाइज करेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं रोम से। तो रोम की जो स्टेबिलिटी थी, ठीक है, जैसे आज हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एमपीज होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सेनेट। ठीक है, और आपका फिर प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरह का जो सिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको गारंटी करता है। तो इसी तरह से उस ज़माने में भी एक सिस्टम होता था रोम का। ठीक है, उसको बोलते थे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। इसमें क्या होता था, दो कॉन्सल्स होते थे। कॉन्सल्स क्या होते हैं, जैसे एक टाइप से आप समझ लो कि एक एंटिटी जो कि फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए तुरंत डिसीजन ले। ठीक है, वो किंग्स टाइप के होते थे। वो दो होते थे इसलिए ताकि जो मोनोपोली है वो किसी एक के पास ना आ जाए, या पावर का जो मेन जो वो है पावर है वो किसी एक बंदे के पास ना रहे, दो में डिवाइडेड हो, ताकि जो
देश है वो किसी एक का गुलाम ना बन जाए या वो कोई टायरेंट ना बन जाए। तो एक उनका सेनेट था, ठीक है? सेनेट होता है जो रिच पीपल होते हैं या जो नोबल्स होते हैं, ठीक है? जिसमें एक्सपर्ट्स भी आते हैं, रिच पीपल आते हैं, ठीक है? ये इसलिए करना पड़ता है उनको क्योंकि रोम ने ना काफ़ी अच्छा सिस्टम बिठाया था कि उसमें किंग्स जो मोनार्क्स होते हैं उनको भी इंक्लूड करना, जो पहले के रॉयल फैमिलीज वगैरह के जो बंदे होते थे उनको ये होता था कि भाई हम तो रॉयल फैमिलीज के हैं तो हमारे को भी इज्जत दी जाए, ठीक है? तो इनको बना दिया इन्होंने कॉन्सल्स, ठीक है? जो रिच पीपल थे, जो व्यवसाय चलवाते थे, जिनके अंडर में दुनिया काम करती है और देश कमाता है, ठीक है? देश की इकोनॉमी जिससे बढ़ती है, तो वो इंडस्ट्रीज वगैरह सेट, इंडस्ट्रीज तो खैर नहीं होती थी उस टाइम पर, हाँ, बट जो भी ट्रेड वगैरह होता होगा, ठीक है, वो इन सीनेट जो लोग थे उनके अंडर में मोस्टली होता था। तो ये पावरफुल थे और इनको पावर दी भी गई, ठीक। और जो ट्रिब्यून्स थे, ट्रिब्यून्स क्या होता है कि ये जो लोकल लोग जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि आज की डेट में हम जैसे आम लोग, ठीक है, तो आम लोगों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर बिठाते थे, तो उसको ट्रिब्यून्स बोलते थे, ट्रिब्यूनल्स। तो इसमें क्या होता था कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था। अगर ट्रिब्यून्स कुछ गलत कर रहे हैं तो सेनेट और जो कौंसल्स है उसको वो मना कर देंगे कि भाई ये जो तो आपकी चीज़ है ये नहीं चलेगी, ठीक है, या जो आप ये कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो एक दूसरे पे हर कोई निगरानी रखता था, अगर सेनेट कुछ गड़बड़ करता है तो उसको कौंसल्स मना कर देगा ऊपर से कि भाई ये काम नहीं चलेगा, या जो लोग होते थे ट्रिब्यूनल्स वो उसको मना कर देंगे, ठीक है? सेनेट और जो ट्रिब्यूनल थे वो कौंसल्स को भी मना कर सकते थे कि भाई आप जो ये डिसीजन ले रहे हो ये इसका अप्रूवल हम नहीं देते, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता था वो डिसीजन। तो इस तरह से एक काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया था इन लोगों ने, ठीक है, जो कि काफ़ी स्टेबल भी रहा, ठीक। तो इनका डाउनफॉल किस वजह से होता है? इनका जो डाउनफॉल होता है वो होता है 133 बीसी के आसपास, ठीक है? एक रिवॉल्यूशन होता है ग्राची ब्रदर्स के द्वारा, ठीक। तो ग्राची ब्रदर्स कौन थे? वो एक हुआ ये था कि रोम में जो ये था ट्रिब्यूनल्स था, इन लोगों ने क्या किया, जो लोकल वेल्दी पीपल थे, ठीक है, इन लोगों के साथ मिलकर इन लोगों के साथ मिलकर दो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स को भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो एक में तो गरीब रह गए, एक में जो थोड़ा सा वेल्दी पीपल मिक्स थे वो वाला हो गया। तो जो वेल्दी पीपल थे और ये जो ट्रिब्यूनल्स थे, इन लोगों ने नोबल्स को जो है पीछे करने के लिए, जो सेनेट था उसको पीछे छोड़ने के लिए अपनी एक यूनिटी बनाई, ठीक। तो इससे क्या हुआ, एक डिवीजन डिवीजन वाला सिस्टम हो गया इन लोगों का। तो हुआ ये कि इसका फ़ायदा उठाया ग्राची ब्रदर्स ने। ग्राची ब्रदर्स दो भाई थे, ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल वायलेंस की शुरुआत कर दी। इन्होंने सेनेट की माननी माननी बंद कर दी, नोबल्स की माननी बंद कर दी, ठीक है, किसी की नहीं मानते थे, कौंसिल्स की भी नहीं मानते थे। इन्होंने क्या किया, जो लोकल लोगों की जो लैंड थी वो क्या करा कि सबको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है, बिना किसी ऊपर से अप्रूवल लिए। तो इससे क्या हुआ, नोबल्स को दिक्कत हुई क्योंकि नोबल्स की ज़मीन होती थी। नोबल्स ने क्या किया, उनका कत्ल करवा दिया, असैसिनेट करवा दिया। अब असैसिनेशन जब हुआ तो भाई फिर एक, मतलब जो, जब सेनेट डरता है ना या नोबल्स जब डरते हैं तो वो रिजिड हो जाते हैं। वो रिजिड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक वॉयलेंस की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ सिविल वॉर कह लो आप उसे, या ये कह लो कि किसी दूसरे के अंदर हेट्रेड पैदा कर देते हैं। अब हेट्रेड पैदा जो हुई वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर हो गई, तो इन्होंने उस समय तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर क्या हुआ, एक मारियन रिफॉर्म आया 107 बीसी में। इसमें क्या होता है कि आर्मी जो होती है ना वो देश के जनरल की हो जाती है। तो ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। जब ये सब सिस्टम चल रहा था, ये ग्राची ब्रदर्स का मर्डर हो गया, तो इसमें क्या हुआ, अब चूंकि जो आपका रोम था ये एक एक्सपेंशनिस्ट मॉडल पे काम करता था, ठीक है, तो इनको एक प्रोफेशनल आर्मी की ज़रूरत थी। प्रोफेशनल आर्मी की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि भाई इन्हें दूसरे देशों को या फिर दूसरे जो आसपास के जो रीजन्स थे उनको एक्वायर करना होता था, तो इनको एक आर्मी चाहिए होती थी जो कि सिर्फ मार धाड़ में ट्रेंड हो। तो जो जनरल होता था उसकी सबसे ज़्यादा पावर होती थी, क्योंकि आर्मी जनरल की पावर सबसे ज़्यादा होती है, उसकी सब सुनते हैं। अब जो ये वॉयलेंस क्या हुआ, इसने क्रिएट किया, एक मॉरियस करके एक जनरल था इनका, ठीक है। तो अम, हाँ, तो
इसने क्या किया भाई, इसने लोगों को ऑफर दिया, एक लैंडलेस लोगों को जिन पे ज़मीन नहीं होती थी, कि भाई एक काम करते हैं, मैं आपको रिटायरमेंट के बाद ज़मीन दिलवाऊंगा। ठीक है। मतलब मोस्टली सिस्टम जो था ये सब सेल्फिशनेस पे चल रहा था, कि लोगों को ज़मीन चाहिए होती थी नोबल्स की, या मतलब एक दूसरे से चिढ़ते होंगे। तो इसने ये चीज़, जनरल ने ये चीज़ समझी, और इसने लोगों को ऑफर किया कि भाई मैं तुमको ज़मीन दिलवाऊंगा, तुम पे आगे अपनी खेती करो या उसे बेचो, पैसा होगा। तो फिर लोग मान गए। लोगों ने, जो लैंडलेस लोग थे जिन पे कुछ भी नहीं था, उन्होंने लालच के मारे जनरल को ज्वाइन कर लिया। जनरल को ज्वाइन कर लिया। तो अब उसने क्या किया इस मूवमेंट पे, जब ये सब केओस चल रहा था, ठीक है, जब ग्राची मदर्स को मार दिया गया, तो लोग वैसे ही परेशान थे। ठीक है। तो इसने मौका ढूंढ के अपनी ही उस पे, क्या बोलते हैं, एक वो कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, उसमें सारे नोबल्स वोबल्स सबका पावर खत्म कर दी इसने। ठीक। और जो लोग थे वो इसके साथ हो गए। तो अब इसका रूल बन गया, मतलब ये जनरल जो था ये डिक्टेटर बन गया वहाँ का। अब क्या होता है, जब ये सिस्टम, इसको जब इसको पावर मिल रही होती है, ठीक है, जब सेनेट इसको पावर दे रही होती है मॉरियस को, तब एक और बंदा होता है जो उसमें लेफ्टिनेंट होता है, इसकी आर्मी में, जनरल की आर्मी में। उसका नाम होता है सुल्ला। ठीक है। तो जो सुल्ला होता है वो उससे चिढ़ रहा होता है। तो सुल्ला क्या करता है कि वो मौके का फ़ायदा उठाना सोच रहा होता है। जब ये पूरा सिस्टम बिठा देता है ये डिक्टेटर मॉरियस, तो सुल्ला क्या करता है, अपनी आर्मी के लोगों को कन्विंस करके किसी तरह जाके रोम पे अटैक कर देता है। और जब रोम पे अटैक करता है, तो फिर उसके अंडर में सारे के सारे आ जाते हैं, और जो मॉरियस होता है इसको वो तख्त तख्त से उतार देता है। तो मोटा मोटा आप समझो कि कैसे एक बड़ी सिविलाइजेशन या बड़ा रिपब्लिक एक एम्पायर में बदल जाता है। एम्पायर वो होता है जैसे किसी डिक्टेटर का एम्पायर हो, ठीक है, या गेंगिस खान का एम्पायर बोलते हैं हम। ठीक है। या फिर मगध, मगध कह रहा हूँ, ये जैसे इंडिया में ये था, मौर्यन एम्पायर था। तो इसमें क्या होता है कि एक बंदे का राज होता है, जैसे एक किंग होता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो लोगों के आपसी क्लैश की वजह से, आपसी लालच की वजह से, आपसी सेल्फिशनेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग किसी की भी नहीं। ठीक है, सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग, अपना अपना फ़ायदा देखना, ये जो है बहुत स्टेबल जो इन्होंने सिस्टम बनाया होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी साल स्टेबल रहता है, सालों स्टेबल रहता है, सेंचुरी स्टेबल रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इनका जो मोटा मोटा आप ये समझो कि एक्सपेंशनिस्ट मॉडल, जिसकी वजह से इन्होंने लोगों को बचाने के लिए, या आगे अपना जो है वर्चस्व बढ़ाने के लिए, या अपना रीजन एक्सपैंड करने के लिए जो इन्होंने जनरल बनाया, ठीक है, वो जनरल ही इनको डिस्ट्रॉय कर गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। तो अब बात करते हैं स्पार्टा की। स्पार्टा में क्या होता है, 6th सेंचुरी बीसी से 404 बीसी तक इन्होंने एथेंस को हरा दिया था। इतना इनका एम्पायर चला। ठीक है। इनकी जो स्टेबिलिटी का रीज़न था वो क्या था, कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, इसको बोलते थे एगोगे। ठीक है, या एजोजे, या एजोज, एगोग, जो भी कह लो, AGOGE। ठीक। तो इनका जो पूरा सिस्टम था वो एक मिलिट्री स्कूल की तरह था। मतलब अगर मान लो उनके पास 100 लोग होते, तो 100 के 100 आर्मी होती, ऐसा सिस्टम था। ठीक है। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि चाइना में भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को स्कूल से, तो इस टाइप का उनका सिस्टम था। उनका ये था कि भाई हम तो मारेंगे, ठीक है, चाहे जो आ जाए। तो ये इधर उधर के आसपास के जो रीजन्स थे इन पे अटैक अटैक करते रहते थे, और खूब अपना एक्सपेंड एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन इनकी क्या कमी थी, ये किसी दूसरे लोगों को, जो आउटसाइडर्स होते थे, इनको ये स्पार्टा नहीं बनने देते थे। स्पार्टा मतलब वॉरियर। ठीक है। अब खुद ये ट्रेनिंग करते थे और किसी को ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है। और जो पावर थी वो इन्हीं के बीच रहती थी। ठीक है। अब इनका जो डाउनफॉल चालू हुआ वो 404 बीसी से लेकर 371 बीसी के पास इनका डाउनफॉल चालू हो गया। जो रीज़न था वो क्या था, पॉपुलेशन क्राइसिस। अब हुआ क्या, अब जब स्पार्टा थे, ये वॉरियर्स थे, ये जाते थे तो लड़ाई में मारते भी थे, मरते भी थे। अब जब ये मर जाते थे, तो चूंकि ये किसी आउटसाइडर आउटसाइडर को ये स्पार्टन्स नहीं बनाते थे, तो इनके लोग जब मर जाते थे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, लोग रिप्लेस ही नहीं हो पाते थे आर्मी में। तो इनकी जो पॉपुलेशन थी डिक्लाइन होती गई। अब जब पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, तो जब फाइनल ब्लो तब आया जब 371 बीसी में बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा हुआ।
बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा में क्या हुआ, थीब्स एक राजा था, उसने स्पार्टा की आर्मी को हरा दिया। ठीक है। और इनके जो स्लेव्स थे, इन्होंने ना एक पूरी की पूरी कह लो कि एक जाति को, हेलोट्स बोलते थे इनको ये, इन्होंने इनको अपना स्लेव बना रखा था, हेलोट्स को। तो जो थीब्स था, जब उसने अटैक किया इन पर, स्पार्टा पर, तो उनको डिफीट करने के बाद जो इन्होंने हेलोट्स नाम से जो जाति थी या फिर जो लोग थे, जो सिविलाइजेशन थी, उसको इन्होंने अपनी, जो इन्होंने बंदी बना रखा था, उससे छुड़वा दिया। ठीक है। इसके बाद जो स्पार्टा था वो कभी उठ ही नहीं पाया। ठीक। तो इनका क्या रीज़न रहा डिक्लाइन का? इन्होंने भी अच्छा खासा स्टेबल बनाया, इन्होंने काफ़ी मजबूत थे, मतलब मिलिटरली या वॉर लाइक मॉडल था इनका पूरा, एक्सपेंशनिस्ट था। बट ये उसी में रह गए कि भाई हम किसी बाहर वाले को अंदर नहीं बुलाएंगे, ठीक है, अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। इस तरह का जो सिस्टम था, ये अपना इसमें रह गए। बात करते हैं वेनिस की। वेनिस का जो था 697 एडी से लेकर 1297 एडी तक जो था, ये एक्सपेंशन एंड ट्रेड का जो पीक था वो रहा। ठीक है। तो ये एक मॉडल है जो काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है, बट इसमें भी कुछ कमियां निकल जाती हैं। इनका जो रीज़न था स्टेबिलिटी का, वो क्या था कि इन्होंने ना सिस्टम बना रखा था द डॉज एंड द काउंसिल्स का। ठीक है। इन्होंने पावर को इतना डिवाइड कर दिया, इतना डिवाइड कर दिया कि कोई टायरेंट बन ही नहीं सकता था, कोई डिक्टेटर बन ही नहीं सकता था। ठीक है। लेकिन इनका डाउनफॉल आया 1297 से लेकर 1797 एडी के पास। जो इनका डाउनफॉल था वो बहुत स्लो था, बहुत पेनफुल था। ठीक है। रीज़न क्या हुआ, 1297 एडी में एक इसको बोलते हैं द सेरेटा। ठीक। पॉलिटिक्स को इन्होंने लॉक लॉक कर दिया। अब इन्होंने जो भी अ, और जो मतलब वेल्दी फैमिलीज थी या जो लोग आना चाहते थे पॉलिटिक्स में, उनको एंट्री ही बंद कर दी कि भाई जो हैं वही हैं, उन्हीं का रूल चलेगा, उनके हिसाब से चलो। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो और लोग थे, वो इनोवेशन ख़त्म हो गई। ठीक है। कुछ नया नहीं होता था यहाँ पर, तो ये काइंड ऑफ डीके होने लगे। ठीक है। और 1498 में, सन 1498 में वास्को ड गामा आया। वास्को ड गामा ने नया रास्ता निकाला ट्रेड का। ठीक है। उससे क्या हुआ, वेनिस जो ट्रेड करता था स्पाइसेस का, ठीक है, वो इनका एकदम ख़त्म हो गया। तो और 444 BC में क्या हुआ, जूलियस सीजर, जो आपने सुना होगा, यूट्यूब रूट करके हमने भी प्ले किया था बचपन में स्कूल में। इसमें क्या होता है कि इनका एक बहुत लॉयल बंदा होता है, ब्रूटस। उसको लोग मिला लेते हैं अपने साथ कॉन्स्पिरेसी में, मंत्री वगैरह दूसरे, और ब्रूटस ही इसको मार देता है, जूलियस सीजर को। तो ये काइंड ऑफ स्टोरी रही है। ठीक है। तो जूलियस सीजर जो था वो काफ़ी फेमस, उसका भी रेन था अपने ज़माने में। ठीक है। तो सीजर का भी असैसिनेशन हो जाता है, इसके बाद इनका वेनिस का जो था मॉडल बेकार हो जाता है। अब फाइनल ब्लो आता है 27 BC में, जब अगस्तस, एक ऑगस्टस कह लो, किंग था, उसने खुद को एम्परर घोषित कर दिया और रिपब्लिक को ख़त्म कर दिया। रिपब्लिक क्या होती है, रिपब्लिक होती है कि जिसमें एक अलग अलग स्टेट्स को अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर दी जाती है। जैसे इंडिया एक रिपब्लिक है क्योंकि हर स्टेट के पास अपनी पावर है, अपने अपने मुद्दे हैं सॉल्व करने के लिए, उसके लिए उन्होंने अलग अलग बंदे बिठाए हुए हैं, और वो जो है एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा है प्रेसिडेंट, वही सब कुछ देख रहा है, उसी के डिसीजन के मतलब साइन होने पे ही कुछ होगा, ऐसा नहीं है। तो रिपब्लिक में क्या होता है, हर बंदे को, हर बॉडी को अलग अलग पावर्स दी जाती है, अलग अलग मुद्दों को सॉल्व करने के लिए। तो ये रहा। ठीक। अभी सॉरी, ये जो रोम था, रोम में जूलियस सीजर और ऑगस्टस वाला जो सीन होता है वो होता है, सॉरी। ठीक है। इनका जो वेनिस का जो होता है, क्या बोलते हैं, वेनिस का जो होता है, सी रूट ढूंढता है, तो क्या बोलते हैं, जो ट्रेड ट्रेड होता है स्पाइसेस का, वो एकदम ख़त्म हो जाता है इन लोगों का। ठीक। जो फाइनल ब्लो होता है वो नेपोलियन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट, आपने सुना ही होगा। ठीक है। वो वेनिस पर बिना गोली चलाए या कह लो बिना मेहनत किए एक साइन करता है, और पूरा वेनिस उसका हो जाता है। ठीक है। क्योंकि इनका जो था सिस्टम इतना डिकेड हो गया था, ठीक है, इतना पुराना, इतना बोर्डम हो गया था उसमें कि
कोई किसी का नहीं था, और फट से जो नया बंदा था वो इनकी पावर ले गया। तो इस तरह से इनका जो रिपब्लिक था वो डिसॉल्व हो गया। ठीक। अब बात करते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे, मैं उन्हीं को ज़रा चेक कर रहा था कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो मेरे को इस वीडियो में मेंशन करनी है। तो एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह लो, टर्चिन, ठीक है, पीटर टर्चिन नाम है उनका। तो उनका एक उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था, टर्चिन साइकिल। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉलिटिकल लूप की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है सबसे पहले। ठीक है। अब आप समझो ये मोटा मोटा ये क्या हुआ, रोम में क्या हुआ, पावर आई, ठीक है, लोगों ने लोग बंटने लगे पावर के चक्कर में, ठीक है, और उसके बाद लालच के चक्कर में, उसके बाद क्या हुआ, केओस आया, सिस्टम ब्रेक हो गया। स्पार्टा में क्या हुआ, लोग पास आए साथ में, उसके बाद फिर उन लोगों के अंदर कुछ रीज़न रहा कि भाई पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, उन्होंने पावर जो है अपने पास ही रखने की कोशिश करी, तो इससे क्या हुआ, उनका डिक्लाइन हो गया। वेनिस में क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, कह लो वास्को ड गामा का जो रास्ता था वो एक नई टेक्नोलॉजी समझो उसको। ठीक है। उसने क्या किया, जो इनका बनाया हुआ रिजिड सिस्टम था वो ब्रेक हो गया उससे, क्योंकि जो इनका ट्रेड था, ट्रेड होगा तो इकॉनमी होगी तो लोगों पे पैसा होगा, पैसा होगा तो लोग सर्वाइव करेंगे। तो इन्होंने आके वास्को ड गामा ने आके कि जो इंडिया जो ढूंढा, इंडिया एज इन अमेरिका, इंडिया को, इंडिया अपना इंडिया नहीं, उसको अमेरिका की बात करते हैं। ठीक है। जो शुरू शुरू में अमेरिका ढूंढा था उसको इंडिया ही बोलते थे ये लोग। तो वहाँ पर ट्रेड रूट चालू हो गया, तो वेनिस ख़त्म हो गया। अभी वेनिस में फिर एक जो नेपोलियन आया, ठीक है, या ये कह लो नया रूलर आया, ठीक है, आस पड़ोस से, उसने आके अटैक कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब डिसाइड करती हैं कि एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसमें कोई लूप होल नहीं था उनके हिसाब से, ठीक है, वो लूप होल समय के साथ बने, और किसी भी तरह एक एंट्रोपी कह लो इसको, या रैंडमनेस कह लो, या लूप होल कह लो, इसकी वजह से जो इनका था सिस्टम ब्रेक हो गया। तो जो टर्चिन है, पीटर टर्चिन, इसी चीज़ की बात करते हैं। ये कहते हैं कि पीपल एक साथ आते हैं, ठीक है, इक्वालिटी बढ़ती है, इनइक्वालिटी ख़त्म होती है, और जो सिस्टम होता है वो पावरफुल बन जाता है। फिर क्या होता है, विद टाइम ओवर प्रोडक्शन ऑफ एलिट्स हो जाता है। जो ज़्यादा लोग हैं वो पावर को चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि हर बंदा अपना देखता है। ठीक है। ये यूनिवर्सल थॉट या यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव या कॉस्मिक पर्सपेक्टिव या लॉन्ग टर्म थिंकिंग लोगों के पास कम ही होती है। इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों होता है ये। ठीक। तो मोर पीपल वांट पावर, ठीक है, जैसे सुल्ला, जैसे मॉरियस, ठीक है, इन लोगों ने सोचा कि भाई पावर मेरे पास आ जाए। ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है, जब एलिट्स ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो जो लोग होते हैं वो पावर चाहते हैं। ठीक है। तो ये होता है, ये वाली, ये सेकंड फेज ये होता है। थर्ड फेज क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन। पहले इंटीग्रेट हुआ, फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ एलिट्स हुआ, फिर डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, एक लूप होल मिलता है, ठीक है, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और सिस्टम जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये हर सिविलाइजेशन में होता है, एज पर टर्चन। ठीक। फिर क्या होता है, रीसेट हो जाता है, नया सिस्टम बिल्ड होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है, फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ एलिट्स होता है, पावर के लिए लोग मरते हैं, ठीक है, मारते हैं, और फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये हर जगह का होता है। आप किसी भी केस स्टडी को लगा लो, ठीक है, जितने भी, ऐसा कोई देश नहीं है आज तक जिन्होंने पहले सिविलाइजेशन बनाया उसके बाद वो आज तक ऐसे ही चल रहा है, ये किसी ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, तो 4000 5000 साल चल गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप मुगल एम्पायर को ले लो, उन्होंने मोनार्की सिस्टम चालू किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी कॉलोनीज़ वगैरह बनाई, लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द डे उनको भी पावर छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है। अब वो अपने यूरोप में छोटे एरिया में हैं, वो इसी में वो खुश हैं, और अब अमेरिका का राज चल रहा है दुनिया में, नॉट विद विद द हेल्प ऑफ वेपन्स, बट with the help of economy, with the help of technology, with the help of access to nations through spies or through their networks, और विद द हेल्प ऑफ इंटेल। तो ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग समय पर अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के साथ, या अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के साथ नई
टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनती है, डिक्लाइन होती है, फिर नई बनती है, फिर डिक्लाइन होती है, ये चलता रहता है। तो अभी मैंने एक पिछली लास्ट वीडियो में एक ये भी बात करी थी कि जो डेमोक्रेसी है वो एनार्की बन जाती है फट से, जो एरिस्टोक्रेसी है वो ओलिगार्की बन जाती है, और जो डिक्टेटरशिप है वो, सॉरी, जो मोनार्की है वो डिक्टेटरशिप में बदल जाती है। इस चीज़ को ये कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है। ठीक है, रीजंस वही ह्यूमन नेचर। ठीक है, हर चीज़ का एक ही वो है, ह्यूमन नेचर कह लो, या फिर जो भी लूप होल कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको ला के देगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है डीके होना ही होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीके हो गया। ठीक है, इससे नए सिस्टम्स बनते हैं, नए सिस्टम्स नए ज़माने के हिसाब से बनते हैं, फिर नया सिस्टम चालू होता है। तो चेंज जो है, चेंज के ऊपर बात करते हैं। ये जो चेंज है ये बहुत नेसेसरी है नेचर के लिए, जस्ट चेंज है। अच्छाई बुराई मोरालिटी एथिक्स ये सब ह्यूमन फिल्टर्स होते हैं। अब आप ऐसा समझो कि कहीं पर जंगल में आग लग गई सपोज। अब जंगल में आग लगी तो उससे क्या हुआ, पेड़ों के लिए तो बुरा है, इंसानों के लिए बुरा है, CO2 एमिट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सांस उल्टी सीधी आ रही है, CO2 मिल रहा है आपको ऑक्सीजन की जगह। ठीक है, और धुआं धुआं हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन। लेकिन सॉइल के लिए वो अच्छा है, क्यों, न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा उससे, है कि नहीं। तो सब पर्सपेक्टिव का खेल है, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। और रिपब्लिक का गिरना, जैसे कोई एम्पायर है या कोई रिपब्लिक है, अगर वो गिरता है तो उससे क्या होता है, नोबिलिटी के लिए तो बुरा होता है, जो सेनेट होती है, जो वेल्दी पीपल होते हैं या जो पावर में रहे होते हैं, उनके लिए तो उस समय बुरा होता है। लेकिन एक नया एम्पायर बनता है जो 400 500 1000 साल भी और चलता है। तो जो नए बंदे हैं उनके लिए तो वो अच्छा है ना। ये सब रिलेटिव चीज़ें हैं, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एब्सोल्यूट या कुछ रिजिड कुछ कॉन्सेप्ट है, सब डिपेंड करता है। तो ये था जो मेरे को शेयर करना था। बाकी थोड़ा सा और कुछ चीज़ समझते हैं कि ये जो मूवमेंट है, कल मैं थोड़ा ऐसे रिसर्च वगैरह कर रहा था, तो मैं चैट जीपीटी से ऐसी थोड़ी सी काइंड ऑफ डिबेट कर रहा था कि भाई ये बताओ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स यूनिवर्स में ये साइकिल जो है हर चीज़ में है। तो आप ये देखो कि एंट्रोपी से समझो इस चीज़ को, कि एंट्रोपी कहती है, एंट्रोपी होता है रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, रैंडम, जैसे आपने सोचा होगा, सुना होगा, बिग बैंग आया। बिग बैंग आया तो अलग अलग जो है, एक एक एंटिटी से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनी। ठीक है, उसमें से एक हमारा अर्थ भी है। ठीक है, और ये अर्थ भी जाएगा, क्या बोलते हैं, थोड़े दिनों बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी सन में जाके गिर जाए, हो सकता है हमारा सन किसी ब्लैक होल में जाके गिर जाए, क्या पता किसी ब्लैक होल, कोई ब्लैक होल किसी और ब्लैक होल में जाके गिर जाए। तो इस चीज़ का कुछ नहीं पता। ये जो एंट्रोपी है ये कहती है कि कोई भी जो सिस्टम है, ठीक है, वो शुरू में रिजिड होता है और बाद में जाके वो रैंडमनेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, या वो डीके की तरफ चला जाता है। इस डीके को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, एनर्जी लगाते हैं। एनर्जी नीडेड होती है किसी सिस्टम को मेंटेन रखने में, लेकिन वो भी थोड़े दिन के लिए होती है, उसके बाद वो फिर डीके में चला जाता है। सपोज़ मैंने इस रूम को अपने, ठीक है, अगर साफ़ किया आज, तो मैंने एक एनर्जी लगाई रैंडमनेस से बचाने के लिए। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों बाद धूल आ जाती है, फिर मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो ये खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें धूल खुद आ रही है, मेरे को खुद दोबारा साफ़ करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार साफ़ कर दिया तो हमेशा साफ़ ही रहेगा। तो ये एंट्रोपी है। इसी तरह से पावर जो है वो साइक्लिक है। इसमें सिविलाइजेशन बनती हैं, डीके होती हैं, बनती हैं, डीके होती हैं, बनती हैं, डीके होती हैं। तो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा इस चीज़ का सार है। ठीक, और ये कह लो कि सक्सेस ही फेलियर का बुनियाद है। ठीक है, रोम इसलिए गिरा क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि उसे मैनेज करने के लिए मिलिट्री पावर चाहिए थी, और वही मिलिट्री उसके गले की फांसी बन गई। ठीक है, वेनिस इसलिए गिरा क्योंकि उसने 1000 साल तक इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रखी कि सिस्टम रिजिड हो गया, और दुनिया को नई दुनिया के साथ बदल ही नहीं पाया वो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है कि सिस्टम जिस चीज़ की वजह से सुपर पावर बनता है, वही चीज़ अंत में उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक, द द कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप, लूप होल का जन्म होता है। ठीक है,
जब सिस्टम शुरू होता है वो सिंपल होता है, वक्त के साथ हम उसे नए रूल्स, नए टैक्सेस, नई ब्यूरोक्रेसी जोड़ते हैं ताकि वो परफेक्ट रहे। पर जब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है तो उसमें उतनी ही ज़्यादा लूप होल्स बन जाते हैं। इन्हें ब्लैक स्वान्स कहते हैं। ब्लैक स्वान्स मतलब कि स्वान्स असल में वाइट होते हैं मोस्टली, तो ब्लैक स्वान्स मतलब कि ऑड वन आउट कह लो आप, ठीक है। तो छोटी सी ऐसी जगह जहाँ से कोई मॉरियस या नेपोलियन घुस के पूरा बोर्ड पलट देता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ही एंट्रोपी को बुलावा देती है। अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करोगे किसी चीज़ को तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, छोटी छोटी, कुछ छोटी छोटी कब बड़ी बन जाएंगी, कब कब छोटी से बड़ी बन के बड़े, जो इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर वो पूरा सिस्टम ही डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है एनर्जी कैन नॉट बी कंटेन्ड। आपने कांस्टेंट मूवमेंट की बात सुनी मेरे से, ठीक है, वो फिजिक्स का लॉ है। तो पावर एक तरह की एनर्जी है। अगर आप उसे एक जगह रोकने की कोशिश करोगे, जैसे वेनिस, वेनिस ने क्या किया कि नए लोगों को आने नहीं दिया, स्पार्टा ने क्या किया, आउटसाइडर्स को आने नहीं दिया, तो वो अंदर ही अंदर प्रेशर बनाएंगी और ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उसे बाहर फेंकोगे, रोम की तरह एक्सपैंड करोगे, तो वो इतनी फैल जाएगी कि आपका कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। बैलेंस सिर्फ एक ट्रांजिशन है, वो कोई परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है। ये आप मौर्यन एम्पायर में भी सुनोगे कि इन्होंने इतना बड़ा बना दिया एम्पायर को, पता नहीं अफगानिस्तान से लेकर ये इंडोनेशिया और इस तरह की जो नेबरिंग कंट्रीज है उसकी वहाँ तक, कि सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि उसका कोलैप्स होना निश्चित ही था। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि जो पूरा यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है वो साइक्लिक है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी सी और कुछ बातें करी थी तो वो भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ, तो इससे आपको कुछ समझ में आएंगी चीज़ें, कहना मतलब जूम आउट लेवल पर, थोड़े से बड़े पर्सपेक्टिव पर। तो ज़ीरो सम गेम का चक्कर, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर लोग लाइफ को एक ज़ीरो सम गेम समझते हैं। अगर मुझे जीना है तो तुम्हें हारना होगा, ठीक है। जो गरीब होते हैं उसे लगता है कि सिस्टम अनफेयर है, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहता है, वो चाहता है कि भाई मेरे को पैसा जो है वापस सबसे सबका डिस्ट्रीब्यूट हो, मेरे को भी सबके जैसा हिस्सा मिले। अमीर जो होता है उसे लगता है कि भाई ये जो उसने सिस्टम है, या जो उसने जो पैसा बनाया है, या जो उसने रुतबा कमाया है, वो उसने कमाया है, ठीक है। तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। अब आप ये मान लो कि एक गरीब आदमी है, वो आज 10 रुपये कमा रहा है, वो 100 रुपये कमाना चाहता है। जो 100 रुपये कमा रहा है वो 1,000 रुपये कमाना चाहता है। जो गरीब है वो 100 रुपये 10 से 100 बनाने के लिए कुछ भी करेगा। जो अमीर है वो 100 से 1,000 बनाने के लिए कुछ करेगा। अब बनाएगा कहाँ से? अमीर की जेब से निकालेगा गरीब, और अमीर जो है वो गरीब की जेब से निकालेगा, है ना। और कोई तो रास्ता है नहीं, पैसा कोई बनता तो है नहीं एक दूसरे से। किसी भी तरह आप चाहे छीन के, चाहे आप कोई फेयर काम करके, कोई फेयर डील करके, या कोई ट्रेड करके ही कमाते हो, ठीक है, या कोई सर्विस दे के कमाते हो। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो चलता है। तो जब ये दोनों एक्सट्रीम पर जाते हैं तो लोक कल्याण या पब्लिक वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो खिड़की से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब मोरालिटी वर्सेस सर्वाइवल, मैंने आपको एक बात बोली थी कि लोग ऐसे क्यों होते हैं, ठीक है, कि हर कोई ग्रीडी क्यों होता है। तो अब मैं समझाता हूँ। इवोल्यूशन जो है, जो हमारे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है वो सर्वाइवल के लिए हुआ है, मोरल होने के लिए नहीं हुआ है। लेकिन अब वो टाइम है जब इंसान को मोरल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल वाली जो चीज़ें थी वो काफ़ी दिन पहले, या फिर काफ़ी सालों पहले, या काफ़ी सेंचुरीज पहले ये हो गई। पहले क्या होता था, लोग कम होते थे, ठीक है। तो प्रोटेक्टर, एज अ प्रोटेक्टर, एक मजबूत बंदे को उन्हें अपना लीडर बनाना पड़ा, सर्वाइवल, एनिमल से बचने के लिए, या फिर शेल्टर के लिए, या फूड के लिए, ठीक है। तो इस तरह की ज़रूरतें थी, ठीक है, वुमेन्स को बचाने के लिए अपनी। तो इस तरह की जो चीज़ें थी इन लोगों ने एक लीडर बनाया पावरफुल। फिर क्या होता है कि जब भी रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, ठीक है, पैसा, ज़मीन, खाना, मोरालिटी सबसे पहले गिर जाती है, ठीक है। जो ग्राची ब्रदर्स थे उन्होंने शुरुआत में क्या किया, पब्लिक पब्लिक वेलफेयर की बात करी, पूरा जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन था वो कर दिया। जैसे हम यहाँ पर अभी बात कर रहे थे कि गरीब आदमी पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहता है ताकि उसको अच्छा हिस्सा मिले। पर उससे क्या हुआ, वायलेंस
हुई, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो उसने लॉजिक को दबा दिया, ठीक। तो बात ये हो रही थी कि भाई हाँ, जो इंसान है वो इवॉल्व हुआ है, वो सर्वाइवल के लिए हुआ है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में मोस्टली लोगों पर खाना पीना रहना होता है, ठीक है। अगर हम मतलब लॉन्ग टर्म सोचेंगे, ठीक है, तो ही तो हम आगे फ्यूचर को सर्टेन बना पाएंगे या फिर फ्यूचर को अच्छा बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हर आदमी अपना अपना देखेगा तो उससे जो फ्यूचर है ना वो डिके हो जाएगा, बनने से पहले बनेगा ही नहीं, प्रेजेंट में ही रह जाएगा आदमी। लेकिन अगर सब मिलजुल के सोचें, कुछ अच्छा सोचें, कार्ल मार्क्स ने कोशिश करी थी, खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आज की डेट में कार्ल मार्क्स ने जो किया, जो लिखा, उसके बाद अ, उसी का एक रूप जोसेफ स्टालिन था, ठीक है, या माओ जेडोंग था, ठीक है। ये जो चाइना में कम्युनिस्ट रूल है वो इसी वजह से है। दुनिया भर में सोवियत्स ने खूब लोगों को मारा कम्युनिज्म के नाम पर, ठीक है। खूब जगह पैसे की हेरा फेरी करी, खूब खूब डिस्ट्रक्शन किया काइंड ऑफ अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह के लोग कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स जैसे लोग। लेकिन जो दूसरी एंटिटी है, ठीक है, उनको सिर्फ ये दिखता है कि इस चीज़ से अपना फ़ायदा कैसे बनाया जाए, ये हमारे इससे इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो ये चलता रहता है, ठीक। तो अभी द इंडिविजुअल वर्सेस यूनिवर्स गैप। तो यूनिवर्सल सोचने के लिए हायर कॉन्शियसनेस चाहिए होती है, पर इंसान की जो नेचुरल वायरिंग है वो मी एंड माइन वाली है, मैं और मेरा परिवार तक लिमिटेड है। जब जब तक हर कोई सिर्फ अपना प्रेजेंट बचा रहा है तब तक सिस्टम का फ्यूचर कोलैप्स की तरफ ही बढ़ेगा, ठीक है। ये बहुत डीप लाइन है, ये आपको दोबारा सुनाता हूँ। जब तक हर कोई सिर्फ अपना प्रेजेंट बचा रहा है तब तक सिस्टम का फ्यूचर कोलैप्स की तरफ ही बढ़ेगा। सब अपने हिस्से की दीवार मजबूत कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं देख रहा कि पूरी बिल्डिंग की बुनियाद हिल रही है, ठीक। तो आप एक लाइन में ये कह सकते हैं कि सिस्टम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव सेल्फिशनेस। हम जो सिस्टम बनाते हैं वो कल्याण के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे से बचने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि चलो इतनी दिक्कतें हैं अगर किसी अच्छे सिस्टम को बनाने में, तो सिस्टम अच्छा बनेगा कैसे, या क्या ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल? ये हो सकता है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री, बायोलॉजी और डेटा साइंस से सीखें तो एक अडेप्टिव सिस्टम का ब्लूप्रिंट ऐसा हो सकता है। मैं बताता हूँ। तो द स्किन इन अ गेम रूल, आपने नासिम तालिब मॉडल सुना होगा मे बी। नासिम तालिब द ब्लैक स्वान के भी ऑथर हैं, मैंने पढ़ी है वो। तो उसमें ये होता है कि सिस्टम गिरता है तब जब डिसीजन लेने वाले या पॉलिटिशियंस या लीडर्स खुद उसके नुकसान से नहीं डरते। तो उपाय क्या है? अगर कोई लीडर कोई पॉलिसी बनाता है और वो फेल होती है तो उसे उसका हर्जाना भरना पड़े तो क्या हो? तो आदमी खुद ही हर्जाने से बचने के लिए उसको अवॉइड करेगा, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा? इससे सेल्फ इंटरेस्ट अपने आप लोक कल्याण से जुड़ जाएगा। जब आपका अपना नुकसान होगा तभी आप ढंग से काम करोगे, कहने मतलब एक डंडा रहेगा ऊपर तो आदमी सही से काम करेगा, ठीक है। रेडिकल डिसेंट्रलाइजेशन, सेकंड पॉइंट इज द एंड कॉलोनी विजडम। रोम इसलिए गिरा क्योंकि सारी पावर एक जगह रोम में थी। उपाय, पावर को इतना बांट दो कि अगर एक हिस्सा फेल हो जाए, अगर एक नोड आपका फेल हो जाए, ठीक है, तो या करप्ट हो जाए तो पूरा सिस्टम ना गिरे। मॉडल क्या होना चाहिए? जैसे इंटरनेट चलता है, एक सर्वर डाउन हो जाता है तो दूसरा जो है वो चलता रहता है, ठीक है। पूरा वेब बंद नहीं होता, हर शहर हर गांव को अपना मिनी सिस्टम मिलता है जो ऑटोनोमस होता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज ऑटोमेटिक अपडेट्स द ओपन सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे लॉज जो हैं वो वेनिस की तरह रिजिड होते हैं। उपाय क्या है? एक ऐसा स्मार्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो 20-30 साल में ऑटोमेटिकली रिव्यू हो, ठीक है। अगर उस पर चेक करते रहेंगे हम, अमेंडमेंट्स करते रहेंगे हम, तो जो लॉज हैं वो
पत्थर की लकीर तो है नहीं, हमने बनाए हैं, ठीक है? बल्कि सॉफ्टवेयर की तरह चेंज होने चाहिए। न्यू वर्ज़न के साथ पुराने बग्स, लूप होल्स जो हैं वो फिक्स होते रहें। अब बात करते हैं मेरिटोक्रेसी विद अ फ्लोर, द सेफ्टी नेट। अब इससे आप क्या समझते हैं कि गरीब अमीर को नीचे लाना चाहता है। ये तब होता है जब सर्वाइवल खतरे में होता है। तो उपाय क्या है इसका? एक ऐसा सिस्टम जहाँ फ्लोर, बेसिक नीड्स, एजुकेशन, हेल्थ, फूड सबके लिए गारंटीड हो, लेकिन सीलिंग जो हो वो जो टॉप हो वो खुला हो, ठीक है? कि भाई ये आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी, इसके बाद जो आपको करना है वो करो, ठीक है? और वो सबके हित में होना चाहिए। जब डर खत्म हो जाता है ना, तो इंसान डिस्ट्रॉय करने की बजाय क्रिएट करने लग जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये काइंड ऑफ थोड़े मोड़े उपाय हैं, ठीक है, जिससे कुछ एक परफेक्ट सिस्टम बन सकता है, ठीक है? तो ये सब सुनने में एकदम यूटोपियन लगेगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट लगेगा, पर इसमें भी एक लूप होल है, ह्यूमन ग्रीड। अब आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बना लो, ह्यूमन ग्रीड आएगा, ठीक है? और फिर इसका क्या रास्ता है कि भाई सिस्टम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो ही मत। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो झटकों या बदलावों से टूटे नहीं, ठीक है, बल्कि उनसे सीखे और मजबूत हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़कर और स्ट्रांग हो जाता है। तो ये एंटी फ्रेजाइल, एक बुक भी है एंटी फ्रेजाइल नाम से, ठीक है, वो भी मैंने पढ़ी हुई है। तो एंटी फ्रेजाइल सिस्टम होना चाहिए। फ्रेजाइल का मतलब कि कमज़ोर, एंटी मतलब स्ट्रांग, एंटी मतलब उसका ऑपोजिट जो कि होता है स्ट्रांग। तो एक ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाओ जो समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, जो बोर्डम अगर कुछ आ जाए किसी चीज़ में या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा केओस आ जाए, तो उसको अमेंड कर पाए, या फिर उसके हिसाब से, नई जनरेशन के हिसाब से। हर बार क्या होता है, पुरानी जनरेशन अलग होती है, नई जनरेशन की सोच, विचार, रहन सहन, खाना खाना, कपड़ा, आइडियोलॉजी सब अलग होती हैं। तो यूनिवर्स आप देखोगे तो एक ज़माने में हम लोग हंटर्स थे, ठीक है, हम लोग भीड़ में रहते थे। अब आज की डेट में लोग अकेले रहते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। फैमिलीज जो है पहले उसमें रहती थी, ग्रुप्स में रहती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी। आजकल हर कोई इंडिपेंडेंट रहता है, अपना खाता है, अपना कमाता है, ठीक है। तो ये, इसको तुम रैंडमनेस भी कह सकते हो, या इसको तुम इवोल्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इतनी चीज़ें होने के बाद, इतने मार काट, इतने सिविलाइजेशन गिरी बढ़ी, इतने, इतना अच्छा इतना बुरा हुआ, इतने लोगों ने पावर का मिसयूज़ भी किया। 60 लोग फट से वाइप कर दिए हिटलर जैसे लोगों ने। और हिटलर क्या, ऐसे बहुत सारे डिक्टेटर हैं जिन्होंने क्या नहीं किया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत हुई हैं। स्टिल सिस्टम जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव ही हो रहा है, ठीक है। और आगे भी उम्मीद है कि एआई और क्वांटम मैकेनिक्स की रिसर्चेज और इनका जो इवोल्यूशन हो रहा है उससे आगे जो है, मे बी एक ऐसा सिस्टम बने जैसे एलोन मस्क भी बात करते हैं। मैं भी कभी कभी रिसर्च करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जो आगे का जो दौर होगा उसमें ना नौकरी करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको सब चीज़ें मिलेंगी, परफेक्शन हर चीज़ में आपको मतलब करना है। जैसे कि अब इंसान अगर खाना, कपड़ा और एजुकेशन के लिए ना मरे, या फिर उसको उसके लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, तो वो करेगा जो उसको सच में करना चाहिए। या तो वो गेम्स खेलेगा, गेम्स में आगे बढ़ेगा, या वो मतलब अपने किसी भी काइंड ऑफ फील्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली काम तो यही कर देगा, ठीक है, एज अ हेल्पर। और मेरे हिसाब से लॉज वगैरह और जुडिशियल बॉडी भी शायद एआई ही बन जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और इससे ज़्यादा फेयर कोई उपाय तो है नहीं। क्योंकि ह्यूमन जहाँ रहेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन एंगल आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें फिर केओस की तरफ जाती हैं। तो एक हमारे को नियर परफेक्ट सिस्टम जो चाहिए वो एआई हो सकता है आगे के लिए। इसके आने से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ों में ऑटोनोमस हो जाएंगी, ऑटोमेटिक हो जाएंगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें वो करना है जो सच में इंसान जिस चीज़ों के लिए बना है, ठीक है। बीट क्रिएटिविटी, ठीक है, बीट रिसर्च, बीट एक्सपेंशन और
looking forward to reach to different planets out there. तो मैं बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हूँ, ठीक है? और अपॉर्चुनिस्टिक एज़ इन कि ऑप्टिमिस्ट हूँ, ठीक है? आगे को लेके, फ्यूचर को लेके इंसानियत के। और मुझे लगता है कि आगे जाके चीज़ें नियर परफेक्ट तो हो ही जाएँगी, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन एंगल जो है, ह्यूमन ग्रीड वाला जो एंगल है, जो हमें लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसकी वजह से हम हमेशा कुछ ना कुछ राइज़ एंड फॉल देखते हैं। तो राइज़ हो उसके लिए ह्यूमन एंगल थोड़ा हटे, और मेबी टेक्नोलॉजी इस चीज़ को अ, आगे बढ़ा सकती है। तो आज का इतना ही था।